दोस्तों, कुछ साल पहले तक केटीएम सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि हर यंगस्टर का सपना थी। सड़क पर निकले नहीं कि लोग पलट कर देखते थे, इंस्टाग्राम पर फोटो डाली नहीं कि कमेंट्स की बारिश शुरू हो जाती थी। आवाज से ही लोग पहचान लेते थे, भाई केटीएम आ रही है। परफॉर्मेंस, स्टाइल और थ्रिल, तीनों का ऐसा कॉम्बो किसी और बाइक में नहीं था। लेकिन आज वही केटीएम धीरे धीरे भीड़ से गायब होती जा रही है। शोरूम्स में सन्नाटा है, कई डीलरशिप्स बंद हो चुकी हैं और जो बाइक कभी वेटिंग लिस्ट में मिलती थी, आज उसे बेचने के लिए बायर्स तक नहीं मिल रहे हैं। और लोगों ने तो इस बाइक पर छपरियों की बाइक का टैग लगा दिया है। अब सवाल यह है कि जिस बाइक ने एक टाइम पर पूरे इंडिया की यूथ को दीवाना बना दिया था, वो आज ऐसी हालत में क्यों पहुंच गई? आखिर क्या है केटीएम के डाउनफॉल की वजह? और हाँ, केटीएम के पास क्या कोई ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसको यूज करके कंपनी अब भी एक दमदार वापसी कर सकती है? चलिए हम पूरी स्टोरी को डिटेल में जानते हैं। केटीएम जिससे जुड़ा है हर इंडियन यंगस्टर का एक इमोशन कनेक्शन। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह बाइक इंडिया की नहीं, बल्कि यूरोप के एक छोटे से देश ऑस्ट्रिया की पैदाइश है। साल था 1934 का, जब हंस ट्रंक एंड पोज नाम के एक इंजीनियर ने छोटी सी रिपेयरिंग वर्कशॉप शुरू की थी। यहीं से जन्म हुआ केटीएम, यानी क्रोन रिफ टंकन पोज मैटिगोफेन की शुरुआत में केटीएम रगड़ स्टाइल यानी मजबूत और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाली मोटरसाइकिल्स बनाती थी। लेकिन 1990 आते आते केटीएम ने खुद को एक नए अवतार में ढाल लिया। अब यह सिर्फ रगेड नहीं, बल्कि बन चुकी थी स्पीड, परफॉर्मेंस और बोल्ड स्टाइल की पहचान पर। अब सवाल यह है कि केटीएम इंडिया कैसे पहुंची? तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब भारत की एक जानी मानी टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो ने केटीएम में करीब 14.5% स्टेक खरीद लिए। असल में बजाज को एक ऐसे ग्लोबल पार्टनर की तलाश थी जो परफॉर्मेंस बाइक्स के सेगमेंट में उसकी पकड़ को और स्ट्रांग बना सके। वहीं दूसरी तरफ केटीएम चाहती थी कि वो इंडिया जैसे प्रॉमिसिंग मार्केट में एंट्री करे, जहां बायर्स यंग हैं और नए ट्रेंड्स को तेजी से फॉलो करते हैं। ऐसे में दोनों के लिए यह पार्टनरशिप एक विन विन सिचुएशन होती। और फिर इस तरह से आया साल 2012, जब केटीएम ने ऑफिशियली इंडिया में एंट्री ली और लॉन्च की अपनी पहली बाइक केटीएम ड्यूक 200, जिसकी कीमत थी सिर्फ 1,17,000 रुपए। इतनी कम कीमत में स्पोर्टी, एग्रेसिव और प्रीमियम लुकिंग बाइक, यह इंडिया के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, जिसके चलते ड्यूक 200 ने इंडिया में बाइकिंग की डेफिनेशन ही बदल डाली। यहाँ केटीएम ने मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान दिया। उसने खुद को ट्रेडिशनल कंप्यूटर बाइक से अलग रखते हुए ना माइलेज की बात की और ना ही कंफर्ट के दावे। उसने तो बस शुरू से ही रेसिंग डीएनए और रेडी टू रेस जैसी टैगलाइंस के साथ में खुद को पोजीशन किया, जो कि हर उसी यंगस्टर के दिल को छू गई जो कि स्पीड और थ्रिल का दीवाना था। उनके टीवी एड्स, सोशल मीडिया कैंपेन और एग्रेसिव मार्केटिंग ने केटीएम को एक अलग ही लीग में ला खड़ा किया। इस तरह से ड्यूक 200 ने रातों रात इंडिया के यूथ्स के बीच में एक नई दीवानगी पैदा कर दी थी। केटीएम ड्यूक 200 सिर्फ दिखने में दमदार नहीं थी, बल्कि चलाने में भी एक अलग ही फील देती थी। इसका लाइट वेट फ्रेम इतना शानदार था कि शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर पहाड़ियों के घुमावदार मोड़, हर राइड स्मूथ और मजेदार बन जाते थे। असल में केटीएम का कोर डीएनए था परफॉर्मेंस, अग्रेशन और प्योर रेसिंग स्पिरिट। यही रीजन था कि जहां पहले पुल्सर, अपाचे और करिश्मा को परफॉर्मेंस का किंग माना जाता था, वहां पर अब केटीएम राज करने लगा था। धीरे धीरे हर कॉलेज कैंपस में केटीएम डूके एक स्टेटस सिंबल बन गई और यूट्यूब पर भी बाइक्स के स्टंट्स वायरल होने लगे। और फिर कंपनी ने भी इस अपॉर्चुनिटी का बखूबी फायदा उठाया और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हर मेट्रो सिटीज में इसके शोरूम्स खोल दिए गए। ड्यूक 200 की धमाकेदार सफलता के बाद साल 2014 में कंपनी ने डीयूके 390 की, जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए, और फिर इसने भी मार्केट में परफॉर्मेंस और वैल्यू का नया
बेंचमार्क सेट कर दिया। इस बाइक का 390 सी का लिक्विड कूल इंजन, 44 बीए की जबरदस्त पावर और स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स पूरी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर बन गए। इसके बाद कंपनी ने इंट्रोड्यूस की अपनी आइकॉनिक आरसी सीरीज, जो दिखने में भी अग्रेसिव थी और चलाने में भी देती थी प्योर रेसिंग वाली फील। असल में केटीएम ने इंडिया में सिर्फ डॉट बाइक्स नहीं बेची, बल्कि पहली बार इंडिया को इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस बाइकिंग कल्चर दिया। पहाड़ों पर लॉन्ग राइड्स हो या फिर यूट्यूब पर बाइक रिव्यूज, हर जगह केटीएम की प्रेजेंस साफ नजर आने लगी। मतलब केटीएम सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि लाखों लोगों का सपना बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से इस कंपनी की बाइक सफल हुई थी, उतनी ही तेजी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगे और यहीं से अब केटीएम का डाउनफॉल सा शुरू हो गया। इनफैक्ट वो लोग जो केटीएम के सबसे बड़े फैन हुआ करते थे, वो भी अब इससे दूर भागने लगे थे। लेकिन यह सब एक दिन या फिर रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ऐसा होने के पीछे बहुत सारी कमियां और गलतियां रही जो कि केटीएम की तरफ से की गई। और इसमें सबसे बड़ी गलती थी प्रैक्टिकलिटी की कमी। यानी अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो लंबी राइडिंग के साथ साथ डेली लाइफ की ज़रूरतों में भी काम आए, तो केटीएम इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि उसके पावरफुल इंजन ट्रैफिक में फंसते ही बहुत जल्दी ओवरहीट होने लगते थे, जिससे शहर में राइडिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी। यहाँ तक कि कई बार तो साइड पैनल्स भी इतने गर्म हो जाते थे कि पैर रखने में भी दिक्कत होने लगती। सिर्फ इतना ही नहीं, सस्पेंशन भी इतना हार्ड था जो खराब सड़कों पर चलाते टाइम बॉडी को थका देता था। इसके अलावा राइडर को आगे झुककर राइड करनी पड़ती थी, जो कि शॉर्ट राइड के लिए तो ठीक था, लेकिन डेली यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से इसकी पतली और हार्ड सीट की वजह से थोड़ी देर में ही लोगों को कमर दर्द की प्रॉब्लम होने लगती थी। इसके अलावा केटीएम के साथ माइलेज की भी बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जहां इसी सेगमेंट में बाकी कंपनीज की बाइक 40 से 50 kmpl का माइलेज दे रही थी, वहीं केटीएम की बाइक 25 से 30 kmpl पर ही रुक गई थी। अब क्योंकि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होते जा रहा था, ऐसे में कम माइलेज मिडिल क्लास कस्टमर्स को परेशान करने लगा था। और दोस्तों, प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकी, बल्कि समय के साथ केटीएम की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो ड्यूक 200 बाइक पहले 1,20,000 रुपए में मिलती थी, अब वह 2,30,000 रुपए के करीब पहुंच गई थी। ऊपर से सर्विसिंग, इंश्योरेंस और पार्ट्स भी महंगे हो गए थे, क्योंकि जहां एक नॉर्मल 200 सी बाइक की बेसिक सर्विस 800 से 1,200 रुपए में हो जाती थी, वहीं केटीएम ड्यूक की बेसिक सर्विस 2,500 रुपए से 4,000 रुपए तक पहुंच गई थी। ऊपर से केटीएम के हाई परफॉर्मेंस इंजन में सिंथेटिक ऑयल लगता था, जो सिर्फ 1 लीटर ही 1,000 रुपए के ऊपर आता था। यानी हम कह सकते हैं कि केटीएम खरीदने के बाद से लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ही जल्द रिग्रेट में बदल जाती थी, क्योंकि यह मेंटेनेंस मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता था। इसी वजह से कई सारे राइडर्स जो पहले जोश में केटीएम खरीद लेते थे, वह 6 से 7 महीनों के अंदर ही उसे बेचने की सोचने लगते थे। अब दोस्तों, केटीएम एक प्रीमियम ब्रांड की तरह अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेच रही थी, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से ना सर्विस अच्छी थी, ना रिलायबिलिटी और ना ही कस्टमर सपोर्ट। हाँ, रॉयल इनफील्ड जैसी कंपनीज ने भी दाम बढ़ाए थे, पर उन्होंने साथ में अपने सर्विस नेटवर्क, बाइक की मजबूती और कस्टमर लॉयल्टी को भी इम्प्रूव किया था। लेकिन केटीएम ने इन सभी चीजों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से यह सिर्फ एक छोटे से ग्रुप तक सिमटता चला गया, जबकि बाकी कस्टमर तेजी से दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच होने लगे। असल में शुरुआत में जब ड्यूक और आरसी सीरीज लॉन्च हुई थी, तो इन्हें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन जैसे ही इंडिया में इनकी लोकल असेंबली और पार्ट्स बनने शुरू हुए, तो लोगों ने नोटिस किया कि इसकी क्वालिटी गिरती ही जा रही है। टैंक पैनल्स की फिटिंग जल्दी ढीली
पड़ने लगी फाइबर पार्ट्स कुछ ही महीनों में डल हो जाते और कुछ यूजर्स को तो 6 महीनों के अंदर पेंट उकड़ने और बाइक से अजीबोगरीब आवाज आने जैसी प्रॉब्लम्स आने लगी। और सिर्फ क्वालिटी ही नहीं, मेंटेनेंस और सर्विसिंग ने तो अलग ही है हेडक दे दिया था कस्टमर्स को। बेसिक क्लच केबल जैसे छोटे छोटे पार्ट्स के लिए भी 10 से 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ता था। और इन सभी परेशानियों की वजह से धीरे धीरे कस्टमर फ्रस्ट्रेशन खुलकर सामने आने लगा। यूट्यूब वीडियोस, बाइक फोरम, रेडिट और ऑनलाइन कम्युनिटीज पर कंप्लेंट की भरमार होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि केटीएम ने इन कंप्लेंट्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। ऐसे में लॉयल्टी गिरती गई और केटीएम की ब्रांड इमेज भी खत्म होने लगी। और फिर इसका सीधा असर केटीएम के सेल्स पर भी पड़ा, क्योंकि मई 2023 में जहां कंपनी ने 5,115 बाइक्स बेची थी, वहीं मई 2024 में यह घटकर 4,525 यूनिट्स ही रह गई, यानी ईयरली बेसिस पर 11.53% तक की गिरावट। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर तो तब देखने को मिला जब रिपीटेड बायरर्स की भी संख्या घटने लगी, क्योंकि पहले जो राइडर ड्यूक 200 से शुरुआत करता था वह कुछ ही सालों बाद ड्यूक 390 या फिर आसी 390 खरीदने का सपना देखता था। लेकिन अब वही राइडर रॉयल एनफील्ड, यामाहा या फिर टीवीएस जैसे दूसरे भरोसेमंद ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने लगा है। और दोस्तों, यह सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। पिछले 10 सालों में केटीएम ने साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे मार्केट में भी अपनी बाइक स्विच की थी, लेकिन वहां के भी राइडिंग कल्चर और लोकल जरूरतों को वह समझने में चूक गए। असल में केटीएम ने हर एक रीजन को एक जैसा ही प्रोडक्ट देने की कोशिश की, जबकि अलग अलग देशों के राइडर्स की अलग अलग नीड्स थी। जैसे कहीं भरोसेमंद और मजबूत बाइक्स चाहिए थी तो कहीं ऐसी जो जेब पर भारी ना पड़े। और फिर लोगों के उम्मीदों पर खरा ना उतरने का नतीजा यह हुआ कि ग्लोबल लेवल पर भी लोगों का केटीएम से जुड़ाव धीरे धीरे कम होने लगा। और दोस्तों, इस सबके बीच दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज का भी दौर शुरू हो गया। भारत में रॉयल एनफील्ड, टीवीएस और हीरो जैसी दिग्गज कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक बाइक्स पर काम करने लगी। वहीं यूरोप और अमेरिका में भी केटीएम के कॉम्पिटिटर्स ईवी सेगमेंट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, लेकिन केटीएम वह अब भी अपने पुराने पेट्रोल पावर डीएनए में ही उलझा रह गया। हाँ, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन उनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक ईडक टेस्टिंग के फेस से ही बाहर नहीं निकल पाई। कुछ इस तरह से जिस ब्रांड को कभी फॉरवर्ड थिंकिंग और रेसिंग इनोवेशंस के लिए जाना जाता था, वह अब धीरे धीरे ओल्ड स्कूल और आउटडेटेड लगने लगा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ कंपनी ने एक बहुत बड़ी गलती यह कर दी कि डिमांड में लगातार गिरावट आने के बावजूद उसने प्रोडक्शन में कोई कटौती नहीं की। यानी जब लोग कम बाइक्स खरीद रहे थे तब भी फैक्ट्री के अंदर उतनी ही बाइक्स बनती रही जितना पहले बना करती थी। इससे इन्वेंटरी का बोझ बढ़ने लगा और कंपनी के खर्चे बेकाबू हो गए। और दोस्तों, इस एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती यह हुई कि खर्चों को कंट्रोल करने के चक्कर में केटीएम ने अपने सबसे अहम हथियार यानी कि R&D का ही बजट घटा दिया, जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजीज पर काम धीमा हो गया। और इसका सीधा असर बाइक की क्वालिटी और राइडिंग एक्सपीरियंस पर पड़ा। और इस डाउनफॉल का असर सिर्फ मार्केट इमेज या सेल्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कंपनी की आर्थिक हालत भी बुरी तरह बिगड़ने लगी। सिचुएशन तो इतनी खराब हो गई कि केटीएम की पेरेंट कंपनी पियर मोबिलिटी एजी को पिछले साल बैंकरप्सी की प्रोसेस तक शुरू करनी पड़ी। उस समय कंपनी पर लगभग 2 बिलियन यूरोस यानी करीब 19,000 रुपए करोड़ का भारी कर्जा चढ़ चुका था। और इसके ऊपर करीब 2,500 क्रेडिटर्स का भी दबाव था। इनमें बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी, पैकार बैंक और इसके अलावा भी कई सारे बड़े इंटरनेशनल बैंक शामिल थे जिन्हें अपना पैसा वापस चाहिए था। लेकिन केटीएम के पास उतनी लिक्विडिटी ही नहीं थी। और फिर इस हालात से निकलने के लिए फरवरी 2025
केटीएम ने एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया जहां प्रपोजल यह था कि कंपनी अपने लोन का 30% हिस्सा ही चुका पाएगी, बाकी 70% लोन माफ कर दिया जाए। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह रही कि क्रेडिटर्स ने इस प्लान को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि 70% लोन माफ होने के बाद अब भी केटीएम को 5,200 रुपए करोड़ चुकाने हैं, वह भी 23 मई 2025 के अंदर। लेकिन दोस्तों, यह रिलीफ भी ऑपरेशंस को फिर से ट्रैक पर लाया जा सके। और हाँ, केटीएम के इस मुश्किल वापसी में अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वह है उसके पार्टनर्स, जिन्होंने इस बुरे दौर में भी कंपनी को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दी। और इस रेस्क्यू मिशन में सबसे पहला नाम आता है बजाज ऑटो का। बजाज ने केटीएम में 150 मिलियन यूरोस यानी करीब 1,435 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और वह भी उस टाइम पर जब केटीएम के पास ऑपरेशंस चलाने तक के भी